हेलो मैच करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 11 टर्म 2 का सेट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं। आज का लास्ट सेट है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 1 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड देन व्हाट वुड बी द फोर्स बिटवीन देम। अगर कब्जा की अगर दो मास के बीच अगर फोर्स 1 न्यूटन है तथा अब उनके बीच की दूरी को अगर आप डबल कर दें तब उनके बीच जो लगेगा बल वो कितना होगा, यानी अब नेट फोर्स कितना होगा। तो पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स होता है हमारा जी एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप कह सकते हो कि जो आप ये फोर्स है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। या दिस सिंपल आप कह सकते हैं कि F2 बाई F1 का जो रेशियो होगा वो इनवर्सली होगा, मतलब F2 बाई F1 का जो रेशियो होगा वो R1 बाई R2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमें F1 किया है, गिवन था क्वेश्चन में, कितना था, पहले फोर्स था 1 न्यूटन। अब R1 हो गया मान लो पहले का डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना कर दिया हमने, डबल, यानी अब हो गया 2R1 ना। जो पहले था R1 अब कितना हो जाएगा 2R1। R1 से R1 कैंसिल होगा, बच जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो F2 तो हमारा F2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 न्यूटन। ठीक है। क्वेश्चन 2 कह रहा है व्हाट व्हाई इज वेट ऑफ ए बॉडी एट पोल मोर देन वेट एट इक्वेटर, है ना। तो कह रहा है कि किसी भी बॉडी का, यानी अगर आपका वेट अगर हम मेजर करें इक्वेटर पे और पोल पे, तो आपका वेट कहाँ पर ज्यादा होगा, पोल पे या फिर इक्वेटर पे। तो ऐसा लगता होगा कि आपका वेट हर जगह इक्वल होना चाहिए, नहीं, लेकिन आपका वेट है वो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है जी एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर एम होता है हमारा मास ऑफ अर्थ और आर होता है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। इससे हमें पता है कि जो रेडियस है अर्थ का वो हर जगह इक्वल नहीं है, इक्वेटर पे ज्यादा है और पोल पर इसकी रेडियस थोड़ी कम होती है, क्योंकि हमारा जो अर्थ का शेप है कुछ इस टाइप से। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है रेडियस ऑफ इक्वेटर और ऊपर हो जाएगा रेडियस ऑफ पोल। ठीक। तो एज द रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन द दैट ऑफ पोल्स, है ना। जो हमारा रेडियस जो इक्वेटर का जो भी रेडियस है, तो इक्वेटर का रेडियस है वो पोल के रेडियस से क्या है, ज्यादा होता है। ठीक है। तो हमारा जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आर पे डिपेंड करता है इनवर्सली, यानी जहां पर रेडियस ज्यादा होगा वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। यानी पोल पर हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इक्वेटर। दैट मीन्स हमारा जो वेट होगा, अगर हम किसी चीज के वेट को अगर मास से मल्टीप्लाई कर लें जी को, तो हो जाएगा वेट एट पोल इज ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर। ठीक है। तो वेट एट पोल इज ग्रेटर देन वेट ऑफ एट इक्वेटर। ठीक है, बात समझ आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है व्हाट वी मेजर यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं। ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से आप क्या मेजर करते हैं, इसके स्प्रिंग बैलेंस से हम मेजर करते हैं किसी भी चीज का वेट, यानी वेट ऑफ ए बॉडी मेजर करते हैं, मास नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बताना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे याद रखना, एग्जाम में आपके आने का मैक्सिमम चांस है इस पर। तो श्यानताग्राम की विमा लिखिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है m l-1 t-1। 5 है विच थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज डिफाइंड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप किस थर्मोडायनेमिक, एक नया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आता है जिसको हम डिफाइन करते हैं, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक नया वेरिएबल आता है जिसको हम डिफाइन करते हैं, वो कौन सा होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, वो होता है हमारा डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ से लिखते हैं। तो यहाँ पर वर्क और हीट तो एक नया चीज हम पहले से जानते हैं, हीट और वर्क के बारे में। यहाँ से एक नया चीज हम इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी यू। तो द thermodynamic variable defined by first law is internal energy, that means u, है ना, du। ये हम एक नया वेरिएबल है जो हम डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्ट आयरन वाटर और एयर। तो कह रहा है कि बताओ साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होगी, आयरन में, यानी आयरन हो गया हमारा सॉलिड, वाटर हो गया हमारा लिक्विड और एयर हो गया हमारा गैस। तो साउंड की जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो किस पे होती है, साउंड की सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो होती है आपकी सॉलिड में। और यहाँ पर सॉलिड कौन है, आयरन, वाटर या एयर। तो यहाँ पर जो हमारा सॉलिड है वो होता है हमारा आयरन, दैट मीन्स लोहा। तो साउंड की सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पर होगी, लोहे मतलब आयरन में होगी, है ना। तो सिंस साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देयरफॉर आयरन। क्वेश्चन 7 है व्हाट इज द नेचर ऑफ थर्मोडायनेमिक चेंज इन एयर व्हेन ए साउंड प्रोपेगेट थ्रू इट। अब कहता है कि जब अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है तो कौन सी एक चीज है जो कि चेंज करती है, नेचर में क्या चेंज करता है। ठीक है।
या ऐसा बोल सकते हो क्या चेंज करता है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि क्या चेंज नहीं करता, इसे भी आप बोल सकते हैं। हाँ, तो कह रहा है कि हवा में उसमें परिवर्तन की प्रकृति क्या होगी, है ना। तो जो भी आपका साउंड वेव जब भी प्रोपेगेट करता है थ्रू एयर से, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, हमने पढ़ा प्रोसेस बहुत सारे टाइप के प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, है ना, एडियाबेटिक। तो जब भी साउंड ट्रैवल करता है किसी मीडियम से, तो उस मीडियम की यानी जो प्रोसेस होता है वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, यानी उस मीडियम में हीट में कोई एक्सचेंज नहीं होता, हीट चेंज नहीं करती है ना। जब भी लाइट कभी ट्रैवल करे किसी मीडियम से, तो उस मीडियम में ना हीट का एब्जॉर्ब होता है, ना हीट लीच होता है। दैट मीन्स ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो साउंड वेव पर ट्रैवल करना ये क्या है, ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। कुछ में 8 है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ना। यहाँ पे 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो कह रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है जब हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर कितनी होती है। तो इसे होगा कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्वेश्चन 2 है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो होता है जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जहाँ एम ई होता है मास ऑफ अर्थ। तो इसे आप लिख सकते हैं एम ई हो जाएगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एम ई है मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। और जो आर ई है ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इन सभी की वैल्यू को अगर आप पुट करोगे तो आपकी जो जी की वैल्यू आती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड आती है, जब आप मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू को पुट करते हैं। क्वेश्चन में सी, राइट एनी वन फैक्टर ड्यू टू विच एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे तो कांस्टेंट होती है 9.8, लेकिन हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं या अर्थ के डिप जाएं या फिर अर्थ रोटेट करें, तो ऐसे 3-4 फैक्टर्स हैं जहां पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती है। तो उसमें से हमें किसी एक फैक्टर के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सा फैक्टर लिखा है। एक ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप अलग अलग है तो अर्थ का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अलग अलग होता है। हाइट और डेप्थ पे भी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इस पे भी डिपेंड करता है हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम सरफेस से ऊपर जाएंगे तो हाइट, जैसे नहीं हम हाइट पे जा रहे हैं तो चेंज होगा हमारा जी की वैल्यू चेंज होगी, और डेप्थ में जाएंगे तो भी स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg अंडर ए टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है साउंड चैप्टर का, साउंड एंड वेव। कह रहा है इफ लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 20 मीटर। कह रहा है जो इसकी स्ट्रिंग है ना, जो आपका स्ट्रिंग लगा है ना, समझो एक ऐसा लगा है कि स्ट्रिंग लगा हुआ है इससे ना, स्प्रिंग नहीं है ये स्ट्रिंग है, यानी एक धागा है जिसमें एक 2.5 kg का मास लगा हुआ है और इसकी लेंथ है 20 मीटर। तो कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्स जर्क इज स्टक एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, हाउ लॉन्ग डज द डिस्टर्बेंस टेक्स टू रीच अदर एंड। यानी अगर यहाँ से एक आप हल्का सा जर्क दोगे तो यहाँ पे एक आपका ट्रांसवर्स वेव बनेगा, ये वेव आपका ट्रैवल करके कहाँ पहुंचेगा, ये वेव आपका ट्रैवल करके पहुंच जाएगा सबसे ऊपर यहाँ तक। तो पूछा ऊपर तक पहुंचने में से कितना टाइम लगेगा। तो पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है फॉर साउंड वेव के लिए रूट ओवर टी अपॉन म्यू, जहां पर म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, यानी इसको आप लिख सकते हो टी हो गया टेंशन, म्यू की वैल्यू होती है मास पर यूनिट लेंथ यानी एम बाई एल, यानी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी टी इंटू एल बाई एम। तो यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन आपका गिवन है 200 न्यूटन, लेंथ गिवन है आपका 20 मीटर और मास गिवन है 2.5 kg, ठीक है। वैल्यू करके सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 200, तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी 200/5, ठीक है। ये हो गई आपकी वेलोसिटी, यानी इसको आप लिख सकते हो 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इस ट्रांसवर्स वेव की स्पीड। हमसे पूछा है कि उसे कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू कितना लगेगा उसे, तो वेव की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, पूरी लेंथ कितनी है 20 मीटर, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा लेंथ यानी स्ट्रिंग की लेंथ डिवाइड बाई स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। लेंथ कितना हमें वो गिवन था 20 मीटर और डिवाइड बाई स्पीड कितना है हमारा 40 मीटर पर सेकेंड, कैंसल आउट करके आ जाएगा 1/2, तो 1/2 को ले सकते हैं आप 0.5 सेकेंड, यानी 0.5 सेकेंड में वेव टॉप पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, लिखा है ए बॉडी ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग
execute SHM, prove that total energy remains conserved during its motion। तो कह रहा है एक मास है जिसको हमने ना कुछ इस टाइप से हमारा मास लगा हुआ है जो स्प्रिंग पे से अटैच किया हुआ एक मास है। अगर इसको छोड़ दोगे तो ये थोड़ा सा स्प्रिंग थोड़ा सा एलोंगेट हो जाएगा, यानी अपनी नॉर्मल लेंथ से एक्स लेंथ थोड़ा नीचे आ गया मास। तो लेट मास m इज अटैच विथ ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये जो स्प्रिंग लगा है इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है, वो के। लेट एनी इंस्टेंट स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय x, है ना, तो लेट एनी इंस्टेंट पे ये स्ट्रेच कितना हो गया, स्प्रिंग x स्ट्रेच हो गया। एंड वेलोसिटी ऑफ द मास m इज v, है ना। अब ये सिंपल सी बात है, जब ये नीचे जाएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। जैसे अपने नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा आगे जाएगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी जिससे वो नीचे जा रहा होगा। लेट सपोज एट एनी इंस्टेंट पर इसके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो v है। और v इक्वल टू क्या होता है पता है, ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर a इज एम्पलीट्यूड ऑफ द, ये क्या होगा, ये हो जाता है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, यानी SHM करेगा उसका ये एम्पलीट्यूड है, यानी इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। किसी भी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, सिंस के की वैल्यू कितनी होती है m ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हमने किस नोट किया, ये होता है हमारा हाफ mv स्क्वायर, v की वैल्यू देखो यहाँ से अभी हमने पुट किया, v इक्वल टू होता है ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v स्क्वायर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दो इक्वेशन को अगर हम ऐड करें, है ना, हम किसे ऐड कर रहे हैं, यानी एडिंग 1 and 2, अगर दोनों एनर्जी को हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल एनर्जी, यानी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो टोटल एनर्जी टी इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो पोटेंशियल हो गया हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो फाइनल टर्म आएगा एनर्जी का वो हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएबल है वो सभी के सभी कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी किसी भी एसएचएम के लिए कांस्टेंट होती है और एम्पलीट्यूड भी किसी एसएचएम के लिए कांस्टेंट होता है, यानी जो टोटल एनर्जी है वो एक कांस्टेंट होगी, यानी किसी भी इंस्टेंट पर किसी एक पर्टिकुलर एसएचएम यानी एक पर्टिकुलर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी वो वेरिएबल नहीं होती है। यानी हम कह सकते हैं कि देयरफॉर टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एसएचएम। यही आपको यहाँ पर 3 मार्क में पूरा करना था, 3 मार्क्स में। क्वेश्चन 11 कह रहा है एंटीसेप्टिक हैव लो सरफेस टेंशन y एंड बी पार्ट है y व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड सरफेस टेंशन। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक सिंपल से आपके एक मेडिसिन है ना, जब कभी आपको चोट लग जाए तो उस पर हम एंटीसेप्टिक्स लगाते हैं, वो एक आपका क्रीम हो सकता है, एक लिक्विड हो सकता है। तो कह रहा है ये जो एंटीसेप्टिक्स आपके मेडिसिन होते हैं उसका सरफेस टेंशन कम होता है, क्यों, है ना, क्यों हम एक लो सरफेस टेंशन वाले एंटीसेप्टिक हम यूज करते हैं। तो कहता है ड्यू टू लो सरफेस टेंशन ऑफ एंटीसेप्टिक इट कैन स्प्रेड इजिली ओवर बॉडी सरफेस। मान लो अगर किसी पार्ट में आपको अगर चोट लग गया, है ना, इस पार्ट में चोट लग गया, तो कहते हैं कि जो एंटीसेप्टिक हो ना आप उसे यहाँ भी लगाओ तो पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, है ना, जो कि आप मेडिसिन लगा रहे हो आपके पूरे जहाँ घाव लगा चोट लगा वहाँ पर पूरे में फैल जाए। ऐसा तब होगा जब उस एंटीसेप्टिक का लो सरफेस टेंशन होगा, क्योंकि लो सरफेस टेंशन होगा तभी उसमें वो ज़्यादा फैलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा कि ड्यू टू लो सरफेस टेंशन ऑफ एंटीसेप्टिक इट कैन स्प्रेड इजिली ओवर बॉडी सरफेस, है ना, इसलिए हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक का, हम लो सरफेस टेंशन रखते हैं हमेशा, यानी लो सरफेस टेंशन वाला एंटीसेप्टिक मेडिसिन ही बनाया जाता है ताकि वो इजिली घाव पर भर सके। ठीक है, बी पार्ट कर रहा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन फर्स्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट और दूसरा सस्पेंड टेंशन, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर एंगल ऑफ कांटेक्ट और सस्पेंड टेंशन में क्या चेंज आएगा, यानी संपर्क कोण और पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ेगा बढ़ते तापमान का। तो बी पार्ट है कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट घटता है और सरफेस टेंशन भी डिक्रीज करती है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज करेगा और सरफेस टेंशन भी यहाँ पर डिक्रीज करेगा। बस आपको ये लिखना था। क्वेश्चन 12 है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड on its basis establish the relation between two molar specific heat of a gas। तो ये आपका इस टर्म 2 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सेट 1 सेट 2 सेट 3 सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये को आप कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस एग्जाम में आने वाला है ना। तो फिर से कह रहा हूँ कि बस मॉडल सेट को अच्छे से पढ़ लो, मॉडल सेट से ही
सारे क्वेश्चन आएंगे, मॉडल सेट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एटलीस्ट 80 to 90% क्वेश्चन आपके ये 3 मॉडल सेट से ही आने वाले हैं। तो जैसा मैंने आंसर लिखाया है इसी तरह से आपको आंसर वहां पर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप जाके मेरा टर्म 1 टर्म 2 का सेट 1 और सेट 2 का भी सारा क्वेश्चन वहां पर जाके वीडियो में जरूर देख लें, वहां पर भी मैंने सेम आंसर सबका लिखा हुआ है। तो कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है कि इफ सम क्वांटिटी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, यानी कि सिस्टम को अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो वो सिस्टम जो हीट एब्जॉर्ब करेगा इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी अगर आप किसी बर्तन में अगर आप पानी भी गर्म करोगे तो वो दो वर्क करेगा। एक तो उस पानी का जो वाटर है ना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट मीन्स उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, है ना। और दूसरा क्या होगा कि अगर उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा है तो क्या होगा, वेपर के कारण वो ढक्कन थोड़ा उठेगा, है ना। वेपर के कारण वो ढक्कन ऊपर उठेगा, दैट मीन्स वेपर ने क्या किया, एक एक्सटर्नल वर्क किया है, क्योंकि वर्क करोगे तभी वो ढक्कन उठेगा, ढक्कन अपने आप नहीं उठता। तो आप जो भी हीट सप्लाई करोगे उसका दो काम होता है, एक तो होता है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी करना और दूसरा एक्सटर्नल एनर्जी एक्सटर्नल वर्क डन बाय सिस्टम, यानी वर्क सिस्टम एक वर्क भी करेगा। यही था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल्टा क्यू, ये होता है हमारा हीट सप्लाई, तो ये हो गया आपका हीट। डेल्टा क्यू हो जाता है आपका इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा डब्ल्यू हो जाता है आपका वर्क डन। तो ये आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब कह रहा है कि ऑन इट्स बेसिस एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो यानी मोलर स्पेसिफिक हीट होते हैं सीपी और सीवी, तो उनके बीच आपको रिलेशन बताना है। तो पता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर ना, एट जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो dq की वैल्यू होती है म्यू सीपी dt, यहाँ पर म्यू हमारा है नंबर ऑफ मोल्स, डी हो जाता है म्यू सीवी dt, एंड वर्क डन होता है पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी को आप म्यू आर टी यानी म्यू आर डी टी, क्योंकि हमें पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है आइडियल गैस से म्यू आर टी। म्यू हमने यहाँ मैंने म्यू कहा है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, इसको आप एन से भी डिनोट कर सकते हैं, म्यू को आप एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से पी डेल्टा वी यू होगा म्यू आर डी टी, है ना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन चेंज होगा, कौन चेंज होगा, ओनली वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चेंज होगा अगर लेफ्ट साइड में तो राइट हैंड साइड में जो चेंज होगा क्वांटिटी वो सिर्फ टेम्परेचर है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम जानते हैं कि डी क्यू इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू प्लस डी यू। सारी वैल्यू को पुट करते हैं ऊपर से, तो डी क्यू हो जाएगा म्यू सी पी डी टी, डी हो जाएगा म्यू आर डी टी, और डी डब्ल्यू हो जाएगा म्यू आर डी टी, और डी यू हो जाएगा म्यू सी बी डी टी। करके सॉल्व करोगे यहाँ से म्यू म्यू का टर्म सारे में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन टेम्परेचर भी सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सीपी इक्वल टू आर प्लस सीवी, या आप कह सकते हैं कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। इसे ही आप क्या बोलते हैं, इसे आप मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये आपका इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। कह रहा है व्हाई ए गैस इज कूल्ड व्हेन एक्सपेंडेड। जब एक गैस को एक्सपेंड किया जाता है तो, है ना, तो गैस कूल क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट करते हैं। तो कहता है कि जब भी आप गैस को कूल, जब भी कोई गैस एक्सपैंड होता है ना, तो ये एक आपका एडिबैटिक एक्सपेंशन होता है। एडिबैटिक एक्सपेंशन मतलब कि कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, नहीं, है ना। और ये प्रोसेस कब होता है, जब आप ये सडन काम करोगे, यानी आप सडन किसी गैस को एक्सपैंड करोगे तो वो गैस ठंडा हो जाता है ना, क्योंकि ये एक एडिबैटिक प्रोसेस है। एडिबैटिक प्रोसेस में ना हीट का एक्सचेंज होता नहीं है, ना हीट एब्जॉर्ब होगा, ना ही हीट लीच होगा। तो अगर ना हीट एब्जॉर्ब हुआ ना ही हीट लीच हुआ, दैट मीन्स है कि अगर सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है तो सिस्टम एक्सपैंड कहाँ से करेगा, उसके पास एनर्जी है नहीं, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो कहाँ से मिलती है, वो उससे एनर्जी मिलती है कहाँ से, इंटरनल एनर्जी से। तो ड्यूरिंग एडिबैटिक एक्सपेंशन द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड क्विकली एंड वर्क इज डन बाय द गैस ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन। तो इसमें एक्सपैंड करता है तो वर्क कौन करता है, गैस करता है ना। सो इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, दैट मीन्स वो गैस एक्सपैंड कर रहा है, गैस वर्क कर रहा है, तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो उसके पास जो इंटरनल एनर्जी थी उसको खर्च करके वो क्या करता है, वर्क डन करता है। तो अगर इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है हमारे टेम्परेचर पे। ठीक है, तो एज हीट कैन नॉट बी इंटर द सेम सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, सिंस ये एडिबैटिक प्रोसेस है तो हीट तो इस सिस्टम में कहीं से इंटर करेगा नहीं। देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल, इसलिए टेम्परेचर फॉल कर जाता है। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है। क्योंकि देखो डी यू इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा था मैंने, म्यू सी वी डी टी।
अब अगर बताओ अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, इसलिए क्या होता है गैस आपका कूल हो जाता है। ठीक है, बी पार्ट है एयर प्रेशर इन कार टायर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग। अगर जब ड्राइविंग करोगे तो बताओ कार का प्रेशर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो गर्मी के टाइम पे अगर आप कार चलाओगे तो कार का जो प्रेशर होता है ना, तो कह रहा है प्रेशर, तो प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, इसलिए गर्मी के टाइम पे कार का प्रेशर थोड़ा कम रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कार चलेगा है ना, कार चलेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो वहां से हीट जनरेट होगा, और वो हीट कहाँ चला जाता है, टायर के अंदर ना, मतलब हीट का ट्रांसफर होता है टायर के थ्रू, हीट का ट्रांसफर होता है। तो एयर इनसाइड द टायर, तो जो एयर होता है टायर के अंदर वो क्या करता है, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और हमें पता है फ्रॉम चार्ल्स लॉ सिंस द वॉल्यूम ऑफ टायर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब टायर का जो वॉल्यूम है ना, देखो टायर का जो साइज है वो टायर का साइज बड़ा छोटा तो होता नहीं है, एक टायर का साइज हमेशा फिक्स होता है, दैट मीन्स वॉल्यूम तो टायर का फिक्स रहेगा। तो हमें पता है कि फ्रॉम 400 से क्या पता है, 400 से हमें पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। देयरफॉर प्रेशर ऑफ द गैस इन द टायर इंक्रीज, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है टायर के अंदर का। सी पार्ट है नेम द थर्मोडायनामिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वो होता है आपको आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन 14 है डिफाइन इलास्टिसिटी। बी पार्ट है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और सी है इलास्टिक लिमिट। तो कहता है सबसे पहला पार्ट है ए कि इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए बॉडी, है ना, किसी भी बॉडी यानी किसी भी मेटेरियल बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स आर अप्लाइड ऑन इट। यानी किसी भी बॉडी पर अगर आप कोई फोर्स लगाओगे तो वो अपने शेप को चेंज नहीं करने देता है। जैसे अगर आप कभी स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे है ना, तो कभी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करना चाहोगे तो स्प्रिंग अपने लेंथ को में चेंज का अपोज करता है, यानी वो अपनी लेंथ को बढ़ने से रोकता है। तो जब भी स्प्रिंग को आप खींचते हो तो हमें ऐसा लगता है कि स्प्रिंग भी हमें अपनी ओर खींच रही है ना। तो इसे, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग की है ना, कि अपने शेप को रीगेन करने की, इसे ही बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स साइज एंड शेप व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स आर अप्लाइड ऑन इट। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स कौन है, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो हम लगा रहे हैं उसके शेप को चेंज करने का। तो तो किसी भी बॉडी के इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। बी पार्ट है हमसे कि व्हाट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इट इज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए मेटेलिक मटेरियल बियॉन्ड विच द मेटल और एलॉय विल एलोंगेट अपॉन रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। तो आप जब तक फोर्स लगाते हो स्प्रिंग में तब तक उसका लेंथ इंक्रीज करता है ना? स्प्रिंग को छोड़ने पर वो अपने पुराने लेंथ में वापस आ जाता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता होगा कि स्प्रिंग को खींचने के बाद से छोड़ देने पर वो अपने आप उसका लेंथ इंक्रीज करे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ मटेरियल में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उसे इतना खींच दो है ना ताकि वो अपने शेप को रीगेन ना कर पाए, है ना, और वो उसका लेंथ बढ़ता ही रहे। तो मैक्सिमम उस पॉइंट तक पहुंच जाना है जिसके बाद उस पर फोर्स हटाने के बाद भी स्प्रिंग अपने शेप को रीगेन ना कर पाए, यानी अपने ओरिजिनल शेप में ना आ पाए। इस मैक्सिमम टेंसाइल, इस मैक्सिमम फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इट इज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल बियॉन्ड विच द मेटल और एलॉय विल एलोंगेट अपॉन रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब फोर्स हटाने के बाद भी उसका लेंथ अपने आप बढ़ा। तो उस मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, या इसे हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और सी पार्ट है इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है, तो इलास्टिक लिमिट इज द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स बियॉन्ड विच द मटेरियल बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिड्यूस। जैसे मैंने कहा कि अगर स्प्रिंग को आप खींचो और स्प्रिंग को इतना खींचो कि उसके बाद छोड़ने पर वो अपने शेप को रीगेन ना कर पाए, उस इसी लिमिट को हम क्या बोलते हैं, इसी अप्लाइड फोर्स, यानी जितना आपने फोर्स लगाया जिसके बाद वो अपने फोर्स अपने शेप को रीगेन ना कर पाए, तो इसी फोर्स को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट इज द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स बियॉन्ड विच मटेरियल बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, यानी अप्लाइड फोर्स को हटाने पर भी वो अपने